हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। ग्राम सभा हथेरा के नयपुर गांव में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जौनपुर जिलाधिकारी मनीष वर्मा मौके पर पहुंचे। आज तड़के जैसे ही मालूम चला कि ग्राम सभा नयपुर हथेरा में 5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ आए हैं, वैसे ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एसडीएम मंगलेश दुबे सहित सीओ, तहसीलदार, रामपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम, संजय सिंह नवेड़िया, पुलिस मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉक्टरों को निर्देश किया कि वे गांव को बैरिकेडिंग करते हुए गांव में सैनिटाइज कर कोरोना पॉजिटिव के लिए दवा और उचित व्यवस्था का इंतजाम करें। कितने लोग से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? आज ये गांव में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सुबह सुबह रिपोर्ट आई RT-PCR की, तो 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। अभी मैं स्वयं इस गांव में आया था। हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की, राजस्व, पुलिस, सारे लोग हैं। एक जो ऐसे पॉजिटिव केसेज हैं उन लोगों से मिला गया है। किसी में कोई लक्षण नहीं, अच्छी बात यह है, सारे लोग स्वस्थ हैं और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है, लेकिन किसी न किसी के संपर्क में आए हैं वो, जिससे पॉजिटिव हुए हैं। तो इस गांव में इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, बैरिकेडिंग वगैरह कराई जा रही है और ग्राम प्रधान और निगरानी समितियों को ये बताया गया है कि सख्ती रहे पूरी और लगातार वो परीक्षण करते रहें, जिससे कि और एक केसेज आगे न। सर, आसपास के लोग घबराए ना इसको लेके, तो क्या संदेश रहेगा उनके लिए? नहीं, आसपास के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गांव में कोई एक आदमी भी संक्रमित है तो संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसीलिए आज इस गांव में हमारी पूरी टीम आई। अभी मुनादी भी कराई जा रही है गांव में, घरों घरों में जाके, जिससे कि लोग सावधान रहें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और कम से कम अगले 10 दिन पूरी तरह से सतर्कता बरतें, ताकि ये संक्रमण फैले ना। धन्यवाद सर। सर, एक मामला और था। मामला है सर एक मड़ियाहू का, जो है पश्चिम कोई गांव है, वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुसहर जो है कि पूरा परिवार सगड़ी पे सर घूम रहा है, उसको रहने के लिए जगह नहीं बताया जा रहा कि वो कहीं भी जा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब अभी मामला संज्ञान में चेक करा लेते हैं। भू माफिया का किसी का हाथ है इसमें, चेक करा लेते हैं क्या है। धन्यवाद सर। क्या है सगड़ी कहाँ गाँव में है? CSC रामपुर ब्लॉक रामपुर। मैं आरा टीम में हूँ। हमारे यहाँ 10 आरा टीम बनाई गई है रामपुर में, जो हर एक क्षेत्र में जा रही है। पर डे नियर अबाउट 100 एंटीजन और VTM 30 करवा रहे हैं हम लोग। सभी टीम में एक डॉक्टर्स हैं, LT हैं और एक सपोर्टिव है। हम हर जगह जांच करा रहे हैं VTM और एंटीजन, और हमें कई जगह पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, जहां पे हम उनको सलाह देते हैं कि उनको दवा खाना है, होम आइसोलेट रहना है। कोई दिक्कत आती है तो हमारे CSC या तो हमारे हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, ये जो कोरोना 19 है, इस समय जो चल रहा वायरस, इसमें आप सभी लोग सहयोग करें और दूरियां बना के रखें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। गांव वालों से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग सहयोग करें, और हमारी टीम अगर आती है आपके गांव में, आप जांच कराने का कष्ट करें और जांच कराने में हेल्प भी करें हमारे। कई जगह जाते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या चीज़ है। वो ये सोचते हैं ये टीम आई है तो ये कोरोना ही लेके आई है। हम कोरोना लेके नहीं आ रहे हैं, हम जाँच कराने आ रहे हैं आपकी। इससे आप लोग की भलाई होगी, ना कि हम लोग, और आप लोग की भलाई होगी तो हमारा पूरा देश से बचेगा। कोरोना 19 चल रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ बचाव रखिए। सर, जांच की प्रक्रिया क्या होती है? कैसे लोगों को गुजरना पड़ता है इस प्रक्रिया से? क्या चीज़? जांच की प्रक्रिया क्या होती है सर? हमारी टीम आती है, एक जगह कैंप लगाती है, और हम वहाँ पे हमारे LTs और हमारे एक सपोर्टिव रहते हैं, जो पूरे किट के साथ अपना VTM और एंटीजन का जाँच करते हैं। जी। आज इस गांव में कितने पॉजिटिव आए हैं सर? ये नयपुर हथेरा गांव है, रामपुर ब्लॉक के अंदर आता है। यहाँ पे हमने परसों जांच कराया था, तो यहाँ पे 5 लोग पॉजिटिव मिले थे। 101 एंटीजन और 30 VTM हमने RT-PCR कराया था, जिसमें 5% पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पे। क्या सलाह दी गई सर उन लोगों को? इनको हमने दवा डिस्ट्रीब्यूट किया है, होम आइसोलेट किया है, सभी लोग को अलग एक रूम में रहने के लिए सलाह दिया गया है, और 14 दिन तक के लिए होम आइसोलेशन पे रखा गया है। मेडिसिन खाने के लिए प्रॉपर इनको गाइडलाइन दिया गया है, और हमारी जो आशा है वो पर डे इनका ऑक्सीमीटर और सैचुरेशन चेक करती रहेंगी।
जिससे इनके बचाव के लिए ज़्यादा कोई हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है इनको हाँ जी, ताकि इनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया। हमारे डॉक्टर्स का कांटेक्ट, हमारी आशा बहन लोग इनको यहाँ पर डे विजिट करेंगी, इनका देखभाल करती रहेंगी। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए और मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, CSC रामपुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से हूँ। धन्यवाद। खबर आगरा से है, जहां SSP मुनिराज और आगरा SP सिटी रोहिन P बोत्रे के दिशा निर्देश में कार्रवाई की गई। आगरा में बदमाशों द्वारा डॉक्टर को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। इसका खुलासा 36 घंटे में किया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा था। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस को बदमाश के पास से 1,25,000 रुपए, लैपटॉप, तमंचा, बाइक और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस की पूछताछ के बाद बदमाश ने अपना नाम विपिन बताया। आगरा SP सिटी इंस्पेक्टर सिकंदरा, इंस्पेक्टर हरिपर्वत, इंस्पेक्टर सदर सर्विलांस प्रभारी और SOG प्रभारी मुठभेड़ में मौजूद रहे। आप लोग अवगत ही हैं कि थाना सिकंदरा में 24 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत शर्मा है, इनके घर पर कुछ लोगों के जाने की सूचना मिली। 4 लोग अंदर आए, इनके लोगों को बांधा उन्होंने, मारा पीटा थोड़ा बहुत, और उसके बाद वहाँ से सामान ले गए। ये हमारे पास सूचना आई थी। इस सूचना पे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। SSP साहब, SP सिटी साहब, हम लोग खुद भी गए थे, और जो चीज़ें समझ में आई उनसे काफ़ी डिटेल पूछताछ की गई। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि पहले 23 तारीख को भी ये लोग आए थे और एक इनका प्लॉट है और घर है, उसको बेचने की बात हो रही थी 50 वर्ग गज का, और वो करीब 12 लाख 13 लाख में ये लोग बेचना चाह रहे थे, और निगोशिएट करते हुए 11 लाख तक बात आई थी। और उसमें 1 लाख रुपए बयाना देने के लिए 3 लोग गए थे पहले दिन 23 तारीख को, और इन्होंने अगले दिन आने की बात की। अगले दिन ये लोग फिर गए वहाँ पर, और अंदर बैठ के बातचीत हुई तो पता लगा कि जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने फादर को दिखाने गए हैं। उसके बाद अपनी वाइफ को लेके गए, कहीं ना कहीं किसी का अल्ट्रासाउंड होना था, किसी की आंख का ऑपरेशन हुआ था। शाम को फाइनली सब लोग मिले। उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए देने के नाम से दरवाज़ा बंद किया, और अपने बैग से एक तमंचे, जो उनके पास तमंचे थे, और एक लाइटर भी यूज़ किया उन्होंने, जो पिस्टल शेप का लाइटर है, उससे उन्होंने उनको रोका, और उसके बाद उनके सेलो टेप से हाथ पैर बांधे। फिर घर की तलाशी ली, और तलाशी के बाद जो सामान उन्होंने बताया, जो FIR में लिखवाया, वो 7 लाख रुपए कैश थे, 2 सोने की चेन, 2 अंगूठी, 1 कड़ा, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल, और एक उनकी बाइक लेके गए थे। इतनी चीज़ें, और ATM के कुछ ATM डेबिट कार्ड ले गए थे। ये FIR में उन्होंने अंकित कराया। विस्तार से पूछताछ की गई, और वहाँ हम लोगों ने 7 टीमें उसी समय बना दी थी। एक नई SOP भी हम लोगों ने जारी की है 14 तारीख को। उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें निर्धारित की हैं। जैसे एक टीम जाएगी जो घटना स्थल का संरक्षण करेगी, सुरक्षित करेगी। दूसरी टीम सर्वेलेंस का काम करेगी। तीसरी टीम मौके में इंट्रोगेशन करेगी वादी प्रतिवादी लोगों के साथ, वहाँ डिटेल आसपास जानकारी निकालेगी। चौथी टीम CCTV सर्वेलेंस, BTS टावर सब और डेटा एनालिसिस करेगी। 5वीं टीम बदमाशों के बारे में सुरागरसी मुखबिरी करते हुए उनसे पूछताछ करेगी। 6वीं टीम विवेचकों की होगी, जो विवेचना करेगी। 7वीं टीम जो प्रेस से डील करेगी, सोशल मीडिया ऑपरेट करेगी। इस तरह के अब सभी बड़े क्राइम्स के लिए SOP बना दी गई है। इसके तहत जब सब टीमें डिप्लॉय हुई और इसमें काम करना शुरू किया, तो कुछ फुटेजेस मिले, जिसमें 4 लड़के अलग अलग 2-2 करके आना दिख रहे हैं। उनके द्वारा येलो टी-शर्ट, और एक के द्वारा मैरून और ब्राउन कलर का चेकदार शर्ट, एक का ब्लैक शर्ट, एक का वाइट शर्ट, पीछे पिट्ठू बैग टंगा हुआ दिख रहा है। ये फुटेज हमारे पास आ गए, और जब पूछताछ घर वालों से की तो उन्होंने एग्जैक्टली इन्हीं कपड़ों में आना बताया। तो एक सुराग मिला। फिर हमने CCTV की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करी, सारे कैमरे देखे गए, और बहुत सी टीमें SSP साहब ने बनाई, उनके एडिशनल साहब ने बनाई। करते करते ये लोकेशन आई हमारे पास। टूंडला के एक पेट्रोल पंप तक इनके जाने की लोकेशन मिली, और वो उसी मोटर बाइक से गए थे जो उनके यहाँ से मोटरसाइकिल ली गई थी। तो ये एक अहम सुराग था। फिर उसके आसपास पतारासी की गई, तो ये पता लगा कि किसी की वहाँ लोकेशन हो सकती है, जो फिरोजाबाद का थोड़ा सा कॉन्टैक्ट निकला। और बाद में उसी आधार पर जब ट्रेस करना शुरू किया, तो पता लगा विपिन नाम का एक लड़का है, जिसकी फिरोजाबाद में रिलेशंस भी हैं, और उसके यहाँ ये लोग बाइक वगैरह रखने गए थे। अगले दिन फिर ये बाइक लेके आया, बाइक लेके फिर ये भागने की वहाँ से कोशिश कर रहा था, जब हमें पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी लोगों ने वहीं ढाबे पे रात को खाना खाया शाम को, और ये वापस आए, बस से आए, फिर ऑटो से आए, फिर दूसरी ऑटो ली। इन्होंने कई साधन बदले, इसलिए भी जो पुलिस की चेकिंग थी उसमें ये लोग कहीं फिगर आउट नहीं हुए।
और जब वापस आए तो ये एक यहाँ इन्होंने किराए से 2 घर लिए हुए, एक घर में विपिन रहता है और एक घर में अरुण पाल रहता है। अरुण पाल के घर में फिर बैठ के इन लोगों ने बंटवारा किया। वहाँ पे इनके 6-7 लोग आ गए, जो इनके सारे लोग उस योजना में शामिल थे। सब लोगों के हिस्से बांटे गए, किसी के पास कोई गोल्ड का सामान गया, किसी के पास कैश गया, मोबाइल्स लिए और कुछ कड़े वगैरह जो ज्वेलरी थी वो बांटी आपस में, किसी ने लैपटॉप लिया। वो सब का डिटेल भी है, किसने क्या क्या सामान लिया था। और इसके बाद ये रात अपने अपने घरों में और किराए के जो कमरे लिए थे वहाँ ये लोग सो गए। अगले दिन फिर ये बाइक लेके जाने की तैयारी में था, जिसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनपुट मिला था हमें। तो विपिन और उसके साथ ओम नाम का एक लड़का, ये जो लड़के का नाम बाद में पता लगा। फिर इनसे जो आपका एक मोड़ है सुरारी, एग्जैक्टली सुनहरी चौराहा है, वहाँ पुलिस पार्टी के साथ इंटरसेप्शन हुआ। उस मुठभेड़ में फिर क्रॉस फायरिंग हुई, जो विपिन ने फायर किया। विपिन के पैर में गोली लगी है और इस समय वो वहाँ मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और ओम नाम का लड़का था, वो मौके से भागा। फिर जब विपिन से पूछताछ हुई तो ऐसे और भी हमें नाम पता लगे जो लोग गए थे। तो 4 लोग मुख्य घटना में उनके घर गए थे, वो विपिन, अरुण पाल, विशाल और गणेश। ये 4 लड़के थे जो घर में जाके जिन्होंने उस दिन 24 तारीख को घटना की थी। और इस पूरी योजना को बनाने में एक सचिन नाम का लड़का था, एक लखन था और एक मनीष था। ये 3 नाम और निकले और एक ओम था। तो ये 4 लोग ऐसे थे जो घटना कारित करने नहीं गए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। जैसे लखन की दुकान मोबाइल शॉप की, उसकी शॉप है मोबाइल की, तो उसने इनको समझाया कि कैसे अपने मोबाइल यूज़ नहीं करना है, कहाँ पर मोबाइल बंद कर देना है, कहाँ जाके चालू करना है। फिर उसकी बाइक से ये लोग इकट्ठे भी हुए थे, आने जाने का काम भी लखन की बाइक से किया गया। सचिन ने पूरी विपिन के साथ मिलकर मुखबिरी की थी। उसमें ये पता लगा पूछताछ से कि इन्होंने एक पहले अपना मकान बेचा है, वो 14.5 लाख में मकान बेचा गया, जो विपिन और सचिन ने अपने ही परिचितों को दिलवाया था, इनफैक्ट रिश्तेदारी थे दूर के। और उसमें 2 लाख रुपए का उनको वो भी मिला था, जो मध्यस्थता की डील होती है, उसका कमीशन। उन्होंने जब ये बताया कि 13.5-14 लाख तो इनके पास घर में होने चाहिए या कुछ खर्च भी हो गए होंगे, और दूसरी जगह भी एक ये मकान छोटा सा बेचने की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पे, इस मुखबिरी पे इन लोगों ने फिर एक दिन पहले जो फिर स्टोरी थी कि 23 तारीख को गए, वहाँ मिले, उनसे बातचीत की। सब लड़के आसपास के केके नगर और उसके आसपास के मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की विसिनिटी में रहने वाले हैं। और इसमें से जो एक विपिन है, ये पहले एक बार हरिपर्वत के मर्डर में जेल भी जा चुका है, और उसमें भी लूट और हत्या लिखी गई थी, और करीब 78 साल के एक आदमी की उसमें हत्या हुई थी और उसका सामान लूटा गया था। उस समय भी ये 5 महीने जेल रह के आया है। तो इसका एक मास्टरमाइंड इस घटना का पूरा विपिन था, जिसको सचिन ने सहयोग किया। लखन के रिसोर्सेज यूज़ हुए, मनीष ने इनको बाहर से सपोर्ट किया। इनके पास तमंचे थे, अलग अलग जगहों से खरीदे थे। 1-2 नाम भी आए, मथुरा से जिस जगह से तमंचा खरीदा था उस व्यक्ति का भी नाम आ गया, वो भी हमारे टारगेट लिस्ट में है। और बाकी जो पुलिस पार्टी ने इनको सबको फिर आज पकड़ा है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और जैसा आप लोगों ने खुद ही इसको समझाया कि 36 घंटे के अंदर ही घटना वर्कआउट भी हो गई है, और 8 में से 7 अभियुक्त पकड़ भी लिए गए हैं। एक मुठभेड़ में घायल हुआ है। 100%, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो गई है, क्योंकि जो 5, 10, 20 हज़ार, 15 हज़ार इन्होंने खर्च कर दी अपने छोटे छोटे कामों के लिए, उसको भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया है। सारी घड़ियाँ, सारे मोबाइल्स, लैपटॉप, सब चीज़ें बरामद हुई हैं। यहाँ तक कि वादी पक्ष ने 7 मोबाइल जाना दिखाया था अपनी घटना में, लेकिन 10 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 8 और 7 और मोबाइल हैं जो अभियुक्तों के भी बरामद किए गए हैं, जो उनके अपने मोबाइल्स थे पर्सनल। अब उनकी CDR एनालिसिस वगैरह से भी डिटेल निकाला जाएगा। और सर्विलांस टीम और SOG टीम ने बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया है, जिसमें खास तौर पे इंस्पेक्टर सिकंदरा कमलेश हैं, सर्विलांस प्रभारी नरेंद्र, सदर के और हरिपर्वत के इंस्पेक्टर्स अजय और अरविंद, और इनकी पूरी टीम थी। इन सब लोगों को ADG जोन साहब से भी मेरी बात हुई है। हम लोगों ने अपनी तरफ से 50,000 रुपये का इस टीम को इनाम दिया है, और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां 27 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम जारी है। ऐसे में मंच पर सिर्फ CM की कुर्सी लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, श्याम धनी मौके पर पहुंचे। CM कलेक्ट्रेट में जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड प्रबंधन की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर निगरानी समिति के लोगों के साथ मुलाकात की, उन्हें दिशा निर्देश दिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में वैक्सीन सेंटर का भी निरीक्षण किया, यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सांसद जगदम्बिका पाल, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी और जयप्रकाश निषाद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से है, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार रायबरेली जिले के सतौ विकासखंड लोहड़ा ग्राम पंचायत में पूर्व से ही समितियों के गठन हेतु बैठक निश्चित की गई। इस बैठक के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया। ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे मुकेश कुमार द्विवेदी अपने साथियों के साथ कमरे के अंदर घुसकर कुर्सी का विवाद बनाकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मनोज कुमार यादव को मारना पीटना शुरू कर दिया। इससे ग्राम प्रधान को चोटें आई। वहां मौजूद किसी ने घटना की सूचना गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमारी को फोन पर अवगत कराई। घटना की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष ने फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके की नजाकत को समझकर विवादित लोगों को पकड़कर विधिक कार्रवाई हेतु थाने लेकर गए। ग्राम प्रधान द्वारा घटना के लिखित प्रार्थना पत्र गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष को दिया गया। थाना अध्यक्ष ने प्रार्थना पत्र लेकर ग्राम प्रधान को मेडिकल परीक्षण हेतु CHC जतुआ टप्पा भेजा। थाना अध्यक्ष गुरबख्शगंज द्वारा जानकारी दी गई कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार यादव। किस पद, कौन सा पद है आपका? जी ग्राम प्रधान। कहाँ के हैं? जी ग्राम सभा लोहड़ा है। क्या हुआ है आज, क्या मामला हो गया है? सर आज जो है सुबह जो है ये हुआ था, सेक्रेटरी साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी आपके यहाँ 10 बजे से बैठक है। तो हमने जो है कल की शपथ थी, तो हमने मैडम को जो है थाने में तहरीर दे रखी कि कुछ अराजक तत्व तो हमारे यहाँ व्यवधान डाल सकते हैं। ऐसे कौन से अराजक तत्व थे जो यहाँ पर आके हमला बोल दिए? सर जो है सुबह एक सिपाही थाने से सिपाही का फोन आता है कि प्रधान जी आपके यहाँ जो है कितने बजे से कार्यक्रम है। तो हमने कहा 10 साढ़े 10 बजे से है। तो कह रहा ठीक है हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11 बजे मुझे पंचायत सेक्रेटरी सुस्मिता मल का फ़ोन आता है कि प्रधान जी आइए, सारे सदस्य आ गए, आप आ जाइए तो कार्यवाही की जाए। मैं लगभग 11:15 बजे जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां सदस्य थे, उसमें से 4-5 लोग जिनको हमला करना था वो अंदर पहले से मौजूद थे। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा मेरे ऊपर पीछे से मारने लगे। उनका नाम क्या है, नाम जी बताइए। उसमें सबसे पहले मुकेश द्विवेदी है, दूसरा है जी सुरेश द्विवेदी, तीसरा शैलेश द्विवेदी और एक रमेश द्विवेदी, हरदत्त प्रसाद द्विवेदी। 5 थे। किस चीज से मारपीट हुई है? जी हाथों पाई से, और पहले हाथों से मारना शुरू किया, उसके बाद कुर्सियां लेके मारने लगे। अच्छा, किसको किसको मारा है? इस पे सबसे पहले मुझे मारा है, उसके बाद छुड़ाने में मेरा छोटा भाई आया, उसको भी मारा। उसके बाद जो है 1-2 सदस्य थे। उसके बाद एक हमारे सबसे बुजुर्ग है जो एक हाथ से विकलांग है, सतीश चाचा। उनको हमने विशेष आमंत्रित सदस्य में बुलाया रखा था। वो बेचारे बीच में खड़े हुए, उनको भी मार पड़ी जो है, हाथापाई उनके भी लगी है। उसके बाद ये लोग बाहर निकले तो वहाँ से गांव के लोग देखने लगे, प्रधान को पीटने लगे। उसमें हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग जो है पूर्व अध्यापक श्री राम मास्टर साहब, वो सामने पड़ गए तो उनको भी पीटने लगे। पुलिस को आपने तहरीर दी है अभी तक कि नहीं दी है? हाँ जी, हमारे जी सिगरेट जी अभी नहीं दिया है तहरीर। उसके बाद जो अपनी ये पंचायत की कार्रवाई करने के बाद अब तहरीर की कार्रवाई कर रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये तो अब उन्हीं को पता होगा। मैं तो जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचा बैठा, बस वो मार शुरू करने लगे। आपकी कोई पुरानी रंजिश थी? कोई नहीं, यही चुनाव वो मेरे सामने लड़ा था, चौथी पोजीशन पे था। इसके पहले मैडम आज जो ये घटना हुई है इस पे आप मौके पे मौजूद थी? मैं बस ये कार्रवाई हो रही थी, मैं प्रधान जी को मैंने फ़ोन किया था, जैसे वो आए वैसे ही हम कार्रवाई स्टार्टिंग किए, वैसे ही मारपीट चालू हो गई थी। तो क्या आपने अपनी तरफ से कोई तहरीर पुलिस को आप देंगी? तहरीर नहीं, जो ये घटना हुई है, आज जो आपके सामने मारपीट हुई है, ये प्रधान जी के द्वारा तहरीर दी जाएगी कि आपके द्वारा दी जाएगी? प्रधान जी के द्वारा। सुनने में ये आया है कि अंदर जो है पूर्व प्रधान बैठा हुआ भी था, लेकिन वो हारा हुआ, पूर्व प्रधान नहीं, वो सॉरी हारा हुआ प्रधान बैठा हुआ था। तो लगा के वो अंदर आए थे, मैं पहचान नहीं पाई थी। और जैसे ही उनसे अभद्रता से बात करने लगी तभी। क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों से इसकी जानकारी दी है? हाँ दी है।
जनपद में लॉकडाउन के बाद से ही मध्यम वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब कई सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। बीते साल लॉकडाउन में कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीब परिवारों की मदद की थी, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग के लोगों को खाने पीने की किल्लत सता रही है। इस परेशानी की घड़ी में आगरा में समाज सेवी एजाज कुरैशी रोजाना लोगों को सूखे राशन के साथ आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी, ये लगातार जो एजाज कुरैशी जो है उनके माध्यम से आप लोग भी उनकी टीम में हैं, कार्य किया जा रहा है, कब तक करेंगे ये सब आप? ये जब तक इन्होंने जो एक संकल्प जो लिया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति शायद होंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, और अगर हैं तो सामने आके जैसे एजाज कुरैशी जी कर रहे हैं, इन लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का ही इस वक्त ज़रूरत है। सभी समाज के न धर्म देख रहे हैं, न कोई कास्ट देख रहे हैं, और सभी की सेवाओं में ऐसे लुप्त हो चुके हैं कि वो अपना होश तक भूल चुके हैं कि मैं कहाँ हूँ। घर घर जाके हर लोगों के चूल्हे चौके तक जो है, जो चीज़ नहीं है घर बैठे उनको मुआवजा करवाई जा रही है। तो ये जो लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं, लगभग कब से कर रहे हैं आप? ये लॉकडाउन से चल रहा है इनका हिसाब किताब, और जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, मेडिकल की हो या कोई पुलिस विभाग की हो, क्योंकि पुलिस विभाग के भी काफ़ी ऑफिस लोगों का लोग जो इनके भी पास आते हैं, इनके संबंध हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हॉस्पिटल से लेके और किसी को भी कोई दवाई की भी ज़रूरत होती है तो उसकी पूर्ति करते हैं। परिचय है सर? शहजाद कुरैशी, मैं वरिष्ठ समाज सेवी। शहजाद भाई, क्या कुछ कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, एजाज भाई जो हैं इन्होंने जो लोगों की परेशानी और दुखों को और गरीबों को देखकर जो सर्वे करने के बाद जो सेवा शुरू करी है, तो कोई ऐसी सेवा नहीं है जो एजाज कुरैशी ना कर रहे हों। चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे इलाज की हो, जितनी भी सेवाएं हैं इनकी बराबर जारी हैं। इन्होंने जो है जो साल चला गया, अगली साल यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है सेवा की थी, उसकी प्रशंसा करके, और उसको जो है हमारे एसएसपी महोदय आगरा ने इनको सम्मानित भी किया। और इस साल तो इन्होंने जो है उससे कई गुना ज़्यादा और तादाद में जो सेवा कर रहे हैं। इन्होंने संकल्प ले लिया है कि मानव सेवा से, इंसानियत से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और लोगों को जो है ये इसलिए वाइट और जो थोड़ा सा मीडिया में भी देते हैं ये कि लोगों को जो जागरूकता पैदा हो और एजाज कुरैशी जैसे लोग और निकल के आएँ और गरीबों की मदद हो। सर, परिचय दें अपना। मैं एजाज कुरैशी, पूर्व प्रत्याशी फतेहपुर विधानसभा। सर, ये जो आपके माध्यम से गरीब लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, लगभग कब से कर रहे हैं आप लोग? ये हम तो जब से इस टाइम पे लॉकडाउन लगा है, जब से परेशानी देखी है, जब से कर रहे हैं। और अगली साल हमने पूरा ही प्रशासन के माध्यम से करा था, अगली साल भी हमने पूरे लॉकडाउन में करा था। और अब भी जब से ये हुआ है तो अब तो हालत ही इतनी ख़राब है। हमने जब जाके देखा, हमने पूरे क्षेत्र में गए, अपने घरों में लोग के पहुँचे तो माँ की कंडीशन देखी। किसी के यहाँ गैस नहीं है तो किसी के यहाँ खाना नहीं बनना, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का कुछ। तो हमने देखा बहुत ज़्यादा, तो हमने उस दिन से सोचा कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यही काम करेंगे जो जनता का मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, वो पूरी हम कर रहे हैं। बिजनौर के चांदपुर में महिला थाने का शलभ माथुर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद ने उद्घाटन किया। कार्यालय, सीसीटीवी कैमरे, आगंतुक कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। जनपद बिजनौर के चांदपुर में शलभ माथुर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा चांदपुर के पुरानी कोतवाली भवन में स्थापित नवसृजित महिला थाने का उद्घाटन किया गया। साथ ही कार्यालय, सीसीटीवी कार्यालय, आगंतुक कक्ष आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा थाने आने वाली महिलाओं की समस्या को सुनने और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, पीड़ित को न्याय दिलाना ही शासन की प्राथमिकता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए काम किया जाना चाहिए। साथ ही उप महानिरीक्षक ने कोविड-19 के दृष्टिगत को दिशा निर्देश दिए। सर, आज चांदपुर आना है सर, इस बारे में जानकारी थोड़ा नीचे। महिला थाना गठित हुआ है, इसका गजट हुआ है, शासनादेश के तहत हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया। कि पूर्व में यहाँ पे पुराना चांदपुर थाना हुआ करता था और यहाँ पे एक नया थाना स्थापित किया गया, महिला थाना। और चांदपुर इस जिले, बिजनौर जिले का एक बड़ा कस्बा है, इम्पोर्टेंट कस्बा है। चांदपुर कस्बे की आबादी भी बहुत है, तो निश्चित रूप से इसके खुलने से
जो जनता की समस्याएं हैं, स्पेशली जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उसके निस्तारण के अंदर बहुत बेहतर है। जौनपुर के मछली शहर में नक्सलवादियों के मुठभेड़ में शहीद राजेश बिंद की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई, लेकिन अभी तक शहीद की मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई है। मूर्ति का फेस राजेश बिंद के फेस से टैली नहीं कर रहा था। ऐसे में शहीद की मूर्ति वापस कर दी गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के मुठभेड़ में शहीद राजेश बिंद की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके टैली चित्र पर करियाओं के प्रधान आशा किन्नर सहित गणमान्य लोगों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित किए। शहीद की पत्नी उषा बिंद ने शहीद स्थल पर सत्यनारायण कथा सुनाई। 24 मई 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के राजेश बिंद निवासी करियाव गांव सवा मीरगंज शहीद हो गए थे। इसके बाद 12 दिनों तक सभी पार्टियों ने शहीद निवासी स्थल करियाव मीरगंज जिला जौनपुर में बड़े भाषण दिए। तो वहीं भाजपा सांसद भोलानाथ सरोज ने शहीद परिवार को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग शहीद की मूर्ति न बनाए, वे सांसद निधि से बनवा कर लगाएंगे। लेकिन शहीद का परिवार सांसद बीपी सरोज से मिलता रहा। आज तक आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल पाया। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां लोग कोरोना महामारी जैसे संक्रमण से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे ही हालात में चमकी बुखार ने एक बार फिर सभी को अचंभे में डाल दिया है। 6 वर्षीय बच्ची बुखार में लिप्त पाई गई, जो अस्पताल में इलाजरत है। पूरा मामला चेरिया वरियारपुर इलाके से सामने आ रहा है। पीड़िता वार्ड संख्या 14 कुंभी गांव के रहने वाले अवधेश कुमार सिंह की लगभग 6 वर्षीय पुत्री आराधना कुमारी बताई गई। बच्चे के इलाज कराने आए उसके पिता ने बताया कि बेटी खेलने के दौरान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलते ही उसे इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया। घर वालों ने बताया कि अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही उसके हाथ तेजी से चमक रहे थे, लेकिन इलाज के बाद अब उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। सदर अस्पताल बेगूसराय के डीएस डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि चमकी बुखार का मौसम फिर आ गया है, क्योंकि लीचे के आते ही इस बीमारी का फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन उपचार की व्यवस्था अस्पताल में पूरी तरह उपलब्ध है। डीएस ने बताया कि इक्के दुक्के मरीज भी आए हैं जो ठीक होकर वापस लौट रहे हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां अराजपत्रित कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल ने बीमार कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान निलंबित करने की इसकी वापसी लेने सहित अन्य मांगों को लेकर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से गुरुवार को मिलकर मांग पत्र सौंपा। मुख्य मांगों में शेष बचे योग्य कर्मियों की सेवा संपुष्टि, वर्षों से लंबित एसीपी और एमएसीपी का लाभ, शीर्ष कर्मियों को ससमय वेतन आदि का भुगतान, चतुर्थ वर्गीय कर्मी घनश्याम राउत के निलंबन वापसी सहित अन्य मांग शामिल होना बताया गया। इस दौरान नेतृत्व कर रहे जिला मंत्री मोहन मुरारी और जिला मंत्री लव कुमार ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर सदर अस्पताल बेगूसराय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से मिलकर मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने बताया कि सभी मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार झा द्वारा सहज सहमति जताई गई है। खबर जनपद से है, जहां बिजनौर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। धामपुर नगरपालिका परिसर स्थित नेहरू की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश युवा उपाध्यक्ष के आदित्य सिंह ने कहा कि आजाद भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। देश को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग, सामाजिक उत्थान यानी सभी क्षेत्रों में संरक्षण चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की सभी समस्याओं को एक अवसर में तब्दील किया। जो भारत आज हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद रखी गई। उनकी पुण्यतिथि पर भारत निर्माण में भागीदार निभाने की प्रतिबद्धता को हम फिर दोहराते हैं। आज भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बनाया, आगे बढ़ाया, तमाम नए नए निर्माण कराए। जो कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के लिए किया था, आज वो आपदा के समय में सब वही काम आया है। शौचालय काम नहीं आए, वही हॉस्पिटल काम आए हैं, वही एम्स काम आए हैं, वही सुविधाएं जो जितनी भी देश के लिए राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए की थी, वो सब काम आई हैं। कोई अब जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार, उनने सिर्फ कोरे वादे किए हैं, लोगों को झांसे में रखा है।
जिसका आज हिंदुस्तान को क्या विदेशों में भी रहने वाले हिंदुस्तानियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और भुगतान करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश